हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके चैनल प्यारे चैनल पर मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पेज पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ लगातार मिलती रहेगी। दोस्तों, पिछले समय में हमने जो है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था पर चर्चा की थी, और उसके जो है उसमें हमने बताया था कि शासन के कौन कौन से अंग हैं। और आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी पर चर्चा करेंगे। और आइए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोकतंत्र का सामान्य परिचय या लोकतंत्र की परिभाषा जिसे हम कह सकते हैं जानते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। मतलब लोकतंत्र हम सामान्यतः उसको कहते हैं जहां पर अपने शासक का चुनाव जनता करती है, अर्थात जनता के द्वारा चुने हुए लोग ही शासन करते हैं। मतलब जनता जिन लोगों का चुनाव करती है वही लोग उसके प्रतिनिधि बनकर देश की संसद देश की सरकार में जाते हैं और वही फिर शासन करते हैं। इस तरह से जो है एक सामान्य परिभाषा हम निर्धारित कर सकते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा के अंदर काम करती। इस वाक्य का क्या तात्पर्य है दोस्तों? एक लोकतांत्रिक सरकार, जो सरकार है वो कैसी है? लोकतांत्रिक है। वह संवैधानिक कानूनों, संवैधानिक का तात्पर्य है यहाँ पर संविधान से, जो संविधान में तत्व लिखे गए हैं, जो संविधान में बातें लिखी गई हैं, उल्लिखित की गई हैं, उनके आधार पर तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा के अंदर काम करती है। और जो नागरिक अधिकार यानी हम जिन्हें फंडामेंटल राइट्स या सिटीजनशिप राइट्स कह सकते हैं, तो उस रेखा के अंदर, उसके द्वारा जो रेखा खींची जाती है उसके अंदर जो है सरकारें काम करती हैं। इसको अब थोड़ा सा हम समझते हैं। मतलब संवैधानिक कानूनों, जैसे अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में जैसे आप कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसे राज्य को एक निर्देश देते हैं कि सरकार की कार्यप्रणाली कैसी होनी चाहिए। और जैसे कहते हैं कि सरकार देश में जो है सामान्य नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। मान लीजिए डीपीएसपी में ये लिखा हुआ है, तो अब सरकार को डीपीएसपी की इस बात को लागू करना है, लेकिन उसको इस बात का ध्यान, विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जो बातें फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये जो चीज़ लागू की जा रही है, जिसे हम मान लीजिए कहते हैं कि सामान्य नागरिक संहिता, तो इसको ये जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करेगी। अगर वायलेशन करती है तो सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देगा। तो मतलब इस बात का यही तात्पर्य है कि संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के अंदर कोई भी लोकतांत्रिक सरकार कार्य करती है, ना ही वो असंवैधानिक कार्य कर सकती है और ना ही फंडामेंटल राइट्स का वो वायलेशन कर सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा डेमोक्रेसिया का व्युत्पन्न है। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा डेमोक्रेसिया से बना हुआ है, और इस डेमोक्रेसिया में दो शब्द सम्मिलित हैं, एक है डीमोस और दूसरा है क्रेटोस। जहाँ डीमोस का अर्थ है जनता और क्रेटोस का अर्थ है शासन, अर्थात जनता का शासन। मतलब डेमोक्रेसी का पूर्णतः मतलब ये हुआ कि जनता का शासन। प्राचीन भारत के अंतर्गत आने वाले वैशाली राज्य को विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं हिस्ट्री में आप जब 16 महाजनपद पढ़ते हैं तो उसमें जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुए थे, जिनका विकास हुआ था, जिनमें मगध एक सर्वाधिक प्रभुत्वशील राज्य या हम कह सकते हैं उसको राज्य था, उस समय महाजनपद था। तो इसी तरह 16 महाजनपद थे, उनमें से एक वज्र महाजनपद उनमें से एक प्रमुख था, और इसी वज्र महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। तो वैशाली को एक गणराज्य माना जाता था, वैशाली को गणराज्य माना जाता था। तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे गणराज्य किसको कहते हैं।
तो दोस्तों, जबकि विश्व का प्रथम लोकतंत्र एथेंस या यूनान में 508 से 507 ईसा पूर्व के मध्य विकसित हुआ। तो जो गणराज्य था भारत में विकसित हुआ, गणराज्य का विकास भारत में हुआ, तो उसको वो भी 6ठी शताब्दी में हुआ। अगर हम इसको कहें कि ये 508 जो है से 507 के ईसा पूर्व के मध्य हुआ, उसी समय का, लगभग उसी कालखंड का ये भी है। तो यूनान में नगरों के स्वतंत्र नागरिक, मतलब यूनान में इस सिस्टम में लोग क्या करते थे कि जो स्वतंत्र नागरिक थे यूनान के, वो जो है निर्णय लिया करते थे। यद्यपि यहाँ पर जैसे हम बात करें तो यहाँ पर महिलाओं को इसमें सम्मिलित होने का अधिकार नहीं था। तो महिलाएं इसमें नहीं सम्मिलित होती थी, ना ही दासों को इसमें जो है सम्मिलित होने का अधिकार था। बस उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग इसमें शामिल होते थे और वो परस्पर निर्णय लेते थे। लेकिन हम इसको कह तो सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि गणराज्य क्या है। जैसे हम जानते हैं कि भारत एक गणराज्य है। तो आपने देखा होगा अखबारों में जब भी राष्ट्रपति का नाम लिख के आता है तो उसमें लिखा होता है राष्ट्रपति भारत गणराज्य। तो उस गणराज्य शब्द का क्या तात्पर्य है दोस्तों? गणराज्य उस संघ या उस राज्य को कहा जाता है जहाँ के शासक का पद किसी वंश क्रम के आधार पर न चलकर वो योग्यता के आधार पर तय होता है। मतलब अगर आप योग्य हैं तो आप वहाँ के शासक बन सकते हैं। अगर आप अगर कोई और योग्य है तो वो भी शासक बन सकता है। मतलब योग्यता के आधार पर, वहाँ वंश के आधार पर तय नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन का एग्जाम्पल अगर हम लें तो ब्रिटेन कभी भी गणराज्य नहीं रहा, क्योंकि ब्रिटेन में एक वंश के पास वो हैज़ पावर और वो वंश लगातार सत्ता में बना रहता है, या राजा के पद पर या सम्राट के पद पर वो आसीन रहता है। लेकिन भारत में क्या है, जो व्यक्ति भारत में योग्य होगा वही भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा। अब आपको प्रश्न एक समझ में आ रहा हो, मतलब एक प्रश्न लग रहा होगा कि बन रहा होगा कि गणराज्य अगर क्या कोई देश अगर गणराज्य है तो क्या वो लोकतांत्रिक नहीं होगा? तो दोस्तों, अगर कोई देश गणराज्य है किंतु उसके लोकतांत्रिक होने या ना होना उसका होना या ना होना ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि गणराज्य का तात्पर्य है कि जो राज्य का जो प्रमुख पद है वो लगातार एक ही वंश के हाथ में नहीं रहेगा, वह बदलता रहेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ राजशाही नहीं हो सकती, वहाँ लोकतंत्र ही होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। वैदिक कालीन सभ्यता में सभा और समिति जैसी संस्थाएं थीं। दोस्तों, वैदिक काल में सभा और समिति जो है राजा को रेगुलेट करने के लिए, नियमित करने के लिए 2 संस्थाएं बनाई गई थीं, जिन्हें सभा एवं समिति कहा जाता था। सभा सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी, सभा में जो है सामान्य लोग जाते थे, जबकि समिति कुलीन लोगों का एक समूह था। मतलब सभा में हम जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि जैसे जो हमारी ग्राम सभा है वहाँ पर हर एक व्यक्ति जा सकता है, लेकिन ग्राम पंचायत में कुछ चुने हुए वार्ड मेंबर और प्रधान ही वहाँ पर जा सकते हैं। तो इसी तरह सभा जो है सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि जो समिति है उसमें कई सारे लोग, उसमें कुलीन लोग उसमें शामिल थे। तो सभा ग्राम संस्था के रूप में अब उस समय जो है सभा ग्राम संस्था के रूप में थी, जबकि समिति राजनीतिक संस्था के रूप में थी। मतलब समिति में एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजा रहता था और वही समिति जो है सभी निर्णय लेने का एक कार्य करती थी। और ये जो सभा समिति हैं, ये दोनों संस्थाएं राजा पर अंकुश भी लगाती थी। और ये ऐसा भी माना जाता है कि ये संस्थाएं जो है राजा का चुनाव भी करती थी, नए राजा का चुनाव भी करती थी। और इन संस्थाओं का उल्लेख अथर्ववेद में हमें प्राप्त होता है। ये तो रही हिस्ट्री की बात। अब हम जानते हैं कि लोकतंत्र के कौन कौन से प्रकार हैं। तो दोस्तों, लोकतंत्र 3 बातों पर विशेषतः निर्भर करता है। एक है जनता का शासन से संबंध या संपर्क के आधार पर निर्भर करता है। दूसरा है विचारधारा के आधार पर निर्भर करता है।
तीसरा है राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर। मतलब ये 3 प्रमुख आधार हैं जिन पर लोकतंत्र निर्भर करता है। एक जनता का शासन से संपर्क के आधार पर, दूसरा है विचारधारा के आधार पर, और तीसरा है राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं जनता का शासन के आधार पर। ये इसके अंतर्गत आने वाला लोकतंत्र 2 तरह का होता है। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब हम इसको अभी आगे बारी बारी से समझेंगे। फिर विचारधारा के आधार पर आने वाला लोकतंत्र भी 2 तरह से होता है। एक है उदार लोकतंत्र जिसे हम लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, दूसरा है सोशलिस्ट लोकतंत्र या जो है समाजवादी लोकतंत्र। इसमें दोस्तों लोक विधि एक शब्द आ गया है, तो ये स्लाइड बनाते समय कुछ गलती रह गई, लेकिन कोई बात नहीं है, आप ये इसमें शामिल नहीं है। और अगला है राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर। ये 3 तरह का होता है। एक दलीय लोकतंत्र यानी सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी, ये डुअल पार्टी डेमोक्रेसी, द्विदलीय लोकतंत्र। तीसरा है बहुदलीय, मतलब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हम इसको कह सकते हैं। अब हम इनको बारी बारी से इनको डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहला है जनता का शासन से संपर्क के आधार पर। मतलब जनता जो है, देश की जनता है, वह शासन से जब उसका शासन से संपर्क जब होगा, अब सीधा होगा कि अप्रत्यक्ष होगा, मतलब प्रत्यक्ष भी हो सकता है वह संपर्क अप्रत्यक्ष होगा। तो शासन में जनता किस तरह से भाग लेती है, इस पर निर्भर करता है कि देश का लोकतंत्र कैसा होगा। तो इसके 2 भाग हैं, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब अभी हमने बताया कि अगर जनता अपनी शासन में सीधे तौर पर भाग लेती है, अगर जनता अपने शासन में सीधे तौर पर भाग लेती है तो उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अगर जनता सीधे तौर पर भाग नहीं लेती है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, तो उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अब आप आगे जानते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें पहली बात यही लिखी हुई है, जनता का लोकतंत्र में सीधे तौर पर भाग लेना प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। प्राचीन यूनान के नगरों में ऐसी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, जहां स्वतंत्र नागरिकों की बैठक होती थी एवं बहुमत से निर्णय लिए जाते थे। इसी प्रकार जो है भारत में अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसी तरह का जो है इसी तरह की शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। क्योंकि वहाँ पर कोई एक राजा नहीं था, वहाँ एक कोई विशेष राजा नहीं था, राजा का पद नहीं था, वहाँ के लोग ही वहाँ शासन करते थे। तो इस तरह से मतलब जब सभ्यता की खोज हुई तो उसमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ कि वहाँ कोई राजा रहता रहा हो। वहाँ पर बस यही हमें पता चला कि वहाँ पर कुछ लोग ही शासन करते रहे होंगे। तो इस तरह से भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हम हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं, और यूनान की जो है यूनान में जो है इस तरह की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो आज दोस्तों जो है देशों में इतनी अपार जनसंख्या के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो नहीं रहा, किंतु उसके आज भी जो है कुछ प्रॉपर्टीज, उसकी विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। और इसमें से स्विट्ज़रलैंड राज्य प्रमुख है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी कि जो है अपने पिछले जो है लेक्चर्स में चर्चा की थी कि स्विट्ज़रलैंड में 2 तरह की प्रणालियाँ प्रचलित हैं। एक है आपका रेफरेंडम जिसे हम जनमत संग्रह कहते हैं, और दूसरा आपको बताना होगा कि इसमें दूसरी कौन सी, चलो अच्छा हम ही बता देते हैं। दूसरी है, एक है रेफरेंडम जिसको हम जनमत संग्रह कहते हैं, दूसरी है पहल। तो जनमत संग्रह में क्या है, पहल में क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना रहेगा कमेंट करके। तो आप हमें बताइएगा कि जनमत संग्रह क्या है और पहल क्या है। दूसरा है अगला है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आप जानते हैं कि जनसंख्या इतनी अधिक हो गई है देशों के अंदर कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही प्रभावी रहा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रभाव समाप्त हो गया है। लेकिन अभी हमने बताया उसके कुछ जो है उसकी विशेषताएं सम्मिलित हैं इसमें। तो जैसे अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की,
तो इस व्यवस्था में राज्य के भूभाग को इसमें जो है राज्य के भूभाग को एक जनसंख्या की दृष्टि से डिवाइड कर दिया जाता है और उसी में जनसंख्या अपने उसी डिवीजन क्षेत्र में जनसंख्या अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वह प्रतिनिधि ही जनता का वो शासन करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं लोगों का, और फिर वो शासन करते हैं, विधायिका में जाते हैं, कार्यपालिका में जाते हैं, इस तरह से जो है वो शासन करते हैं। जैसे अगर हम भारत राज्य की बात करें तो भारत में दोस्तों भारत के संपूर्ण भारत का जो है डिलिमिटेशन किया गया। तो उस डिलिमिटेशन के बाद भारत में जैसे अगर हम लोकसभा की बात करें तो उनको डिवाइड कर दिया गया, सभी लोकसभा क्षेत्रों को डिवाइड कर दिया गया। और डिवाइड करने के बाद जब उनको डिवाइड कर दिया गया तो उनमें जो है छोटे छोटे क्षेत्र निकल कर आ गए और उन क्षेत्रों से ही जो है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, हम उन सदस्यों को चुनते हैं। तो इस तरह से जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कार्य करता है। तो वर्तमान समय में यही व्यवस्था सभी देशों में लगभग प्रचलन में है। तो जैसे जो है आपका एक प्रॉपर्टी होता है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को वापस बुला लेती है। तो जैसे ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक विशेषता है, तो इसको आज जो है धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। कई देश इसको लागू कर चुके हैं, जैसे ब्रिटेन में इसको जो है लागू कर दिया गया। तो इसी तरह से भारत में जो है भारत के कई राज्यों में इसको लागू किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल ये ग्राम पंचायत के स्तर पर इसको स्थानीय स्वशासन के स्तर पर इसको लागू किया गया है। अब हम जानेंगे विचारधारा के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार। तो इसमें जो है विचारधारा मतलब जैसे कोई कहता है कि लोकतंत्र जो है उदार होना चाहिए, कोई कहता है कि सामाजिक होना चाहिए। तो इसको हम जानते हैं। तो पहला है इसमें उदारवादी लिबरल डेमोक्रेसी, उदार लोकतंत्र। तो उदार लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? तो आधुनिक काल में जो लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट आया वो सबसे पहले उदारवादी चिंतकों ने प्रस्तुत किया। इसलिए उनका मानना है कि लोकतंत्र को सदैव उदार होना चाहिए। तो उदारवादी विचारधारा मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति इतना विवेकशील, इतना सक्षम होता है कि वह अपने सर्वश्रेष्ठ निर्णय ले सकता है। तो इस तरह से यह डेमोक्रेसी अगर देखा जाए तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों में ये प्रचलित है। तो अब इसमें जो है विशेषता हम जानेंगे कि इसमें अर्थव्यवस्था का स्वभाव कैसा होगा। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमेशा रहेगी, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप किसी भी काम में, किसी भी व्यक्ति के काम में शून्य के बराबर हो जाता है। तो जब अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप शून्य के बराबर होता है तो वहाँ के नागरिकों का स्वतंत्र विकास होता है। कोई भी नागरिक कितना भी पैसा कमाए उससे राज्य को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन भारत में उसको जो है लगातार जो है टैक्स देना पड़ेगा, या मान लीजिए उसकी लिमिट होगी। इस तरह से जो है तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो लाइसेंस यहाँ होगा किसी भी, लेकिन वहाँ पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है आराम से। तो इस तरह से जो है लिबरल डेमोक्रेसी बताई जाती है। तो इस विचारधारा में निम्न तरह के कुछ प्रावधान किए जाते हैं संविधान में। तो उन प्रावधानों को हम देखते हैं। तो यहाँ पर न्यायपालिका स्वाधीन होनी चाहिए, अर्थात विधायिका तथा कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। क्यों? उसका कारण है कि अगर इस तरह के सिस्टम में कोई विवाद हो जाता है, दो लोगों के बीच में हो जाता है विवाद, तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो विवाद का निपटारा किस तरह से होगा? क्योंकि राज्य का तो यहाँ हस्तक्षेप शून्य के बराबर है। तो इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। फिर अगला है जनसंचार के साधनों पर सरकार का अनुचित दबाव व नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मतलब जो वो पब्लिक कम्युनिकेशन है, पब्लिक कम्युनिकेशन पर या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहें, तो उनमें जो है सरकार का अनुचित दबाव या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन पर नियंत्रण होगा तो सरकार कुछ भी कर सकती है, लोगों को आने से मना कर सकती है। इस तरह से जैसे हम भारत में देखें तो भारत में जो जनसंचार है, जनसंचार पर केवल सरकार का प्रभुत्व नहीं है। तो इस तरह से उसमें पीपीटी चलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
तो इस तरह से अगला हम देखेंगे कि राजनीतिक पदों तथा अधिकारी तंत्र, जो आपका जो चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, जिसे हमने बात की थी पिछले मतलब अपने पिछले लेक्चर्स में कि पॉलिटिकल लीडरशिप, तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके पद और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी तंत्र है, उसके पद जो है एक प्रतिस्पर्धा, जो मुक्त प्रतिस्पर्धा तथा योग्यता के आधार पर तय होने चाहिए। जैसे आज हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका चुनाव होता है और उसमें जैसे देखा जाए तो भारतीय संविधान में उन लोगों की या जो व्यक्ति, जैसे चाहे वो हम बात करें प्रधान हो, प्रधान से लेकर जो है प्रधानमंत्री तक की योग्यता में कोई विशेष किसी परीक्षा के आयोजन की बात नहीं कही जाती है। उसमें सिर्फ इतना है कि लोग मतलब अपने क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, वो पागल दिवालिया ना हों और उनका जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। बस यही जो है कुछ बातें हैं जो किसी व्यक्ति को नेता बना सकती हैं या मंत्री या प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री उसको बना सकती हैं। तो इसमें ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है ये इस बात का जो है विशेष विरोध करता है कि जो है कि यहाँ पर किसी वर्ग विशेष के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं होनी चाहिए। तो अब हम आगे देखेंगे सोशलिस्ट डेमोक्रेसी या समाजवादी लोकतंत्र। तो इसे लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहते हैं। ये एक अत्यंत व्यापक शब्द है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद, तो उदार लोकतंत्र से काफ़ी हद तक ये अलग होता है। तो इसके समर्थक दावा करते हैं कि उदार लोकतंत्र कहने को तो लोकतंत्र है, किंतु यह वास्तव में धनतंत्र के करीब है। मतलब यहाँ धन का बहुत प्रभाव होता है। कोई भी व्यक्ति किसी को खरीद सकता है, कोई भी व्यक्ति पैसे के दम पर अपनी बात मनवा सकता है। इस तरह से इसके जो समर्थक हैं वो दावा करते हैं। तो यहाँ पर समाज, अब देखते हैं कि समाजवाद, पहले समझ लेते हैं कि समाजवाद क्या है। तो समाजवाद का तात्पर्य है कि जो संसाधन हैं, जो आर्थिक संसाधन हैं, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन समतामूलक तरीके से होगा। उनको जो है भेदभावपूर्ण तरीके से नहीं बांटा जाएगा या डिवाइड किया जाएगा। उनका समतामूलक तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और जब ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से तय होती है तो इसी को हम कहते हैं समाजवादी लोकतंत्र या जो है लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे अगर हम भारत में बात कहें तो भारत में कुछ इसी तरह की व्यवस्था का प्रचलन है। भारत एक तरह से लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। तो लेकिन पूर्णतः समाजवाद यहाँ नहीं लागू होता। यहाँ पर कुछ लिबरल और कुछ जो है समाजवादी दोनों विषयों को मिलाकर जो है यहाँ व्यवस्था का निर्माण किया गया है। तो अब हम जानेंगे कि लोकतांत्रिक समाजवाद की मान्यताएं कौन कौन सी हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद या समाजवादी लोकतंत्र के समर्थक लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की कामना करते हैं। तो यहाँ पर वेलफेयर स्टेट का तात्पर्य क्या है दोस्तों? वेलफेयर स्टेट एक ऐसा राज्य होता है जो अपनी जनता का पर्याप्त ध्यान रखता है। और पर्याप्त ध्यान रखने का यहाँ आशय ये है कि कोई व्यक्ति अगर गरीब है या कोई व्यक्ति अमीर है तो उनके बीच में संतुलन बनाने का कार्य करता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उनको जो है, जैसे उसको जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसकी पूर्ति के लिए वो आतुर रहता है। तो इस तरह से कोई कल्याणकारी राज्य की ये संकल्पना है। जैसे भारत में कल्याणकारी राज्य की सबसे पहली बार संकल्पना किसने दी? तो सबसे पहली बार संकल्पना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य ने जो है इस पर सबसे पहले अपनी परिकल्पना दी। और उन्होंने एक अर्थशास्त्र जैसे जो है विषय का निर्माण किया, एक अर्थशास्त्र जैसे मतलब ग्रंथ का निर्माण किया। और वह ग्रंथ हमें यह बताता है कि राज्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, राजा की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, राजा का स्वभाव कैसा होना चाहिए, राजा की जनता के प्रति क्या जवाबदेही होनी चाहिए। इस तरह से जो है राजा की और जनता के संबंधों के बारे में वह व्याख्या करता है। और वह राज्य को किस तरह से चलाया जाना चाहिए, एक तरह से संविधान का वो कार्य करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की विचारधारा को, लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा को सबसे पहले
आचार्य चाणक्य ने जो है उजागर किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। समाज के जो वर्ग वंचित हैं उनके लिए संरक्षणात्मक भेदभाव या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन तथा सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस की व्यवस्था की जानी चाहिए। इनका जो है इन दोनों शब्दों का बहुत एक अत्यंत व्यापक महत्व है। जैसे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? प्रोटेक्टिव संरक्षणात्मक भेदभाव मतलब जैसे आज हम भारत का एग्जाम्पल अगर ले लें तो भारत में जैसे जो आरक्षण प्रचलन में है या निम्न वर्ग के लिए या हम कह सकते हैं जो दबे कुचले वर्ग हैं उनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था आज है वह संरक्षणात्मक भेदभाव के अंतर्गत आती है। जैसे भारतीय संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति में जो है धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किंतु उसके बावजूद भी जो है भेदभाव निम्न जो आपके कह सकते हैं कि जो SC ST हैं या फिर हाँ इस तरह के जो वर्ग हैं इनको जो है भेदभाव का अधिकार दिया जाता है कि इनको व्यवस्था की जाएगी कि इनको आगे ऊंचाइयों पर बढ़ाया जा सके। लेकिन तो ये एक तरह से भेदभाव हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। जो दबा कुचला शोषित वर्ग है तो उसको जो है प्रताड़ित वर्ग है उसको आगे ऊंचाइयों पर बढ़ाने का कार्य राज्य को सौंपा गया है। और दूसरा है सामाजिक न्याय। तो सामाजिक सोशल जस्टिस का तात्पर्य यह है कि समाज में एक तरह से ऐसा न्याय होना चाहिए कि लोगों को कभी महसूस ना हो कि मतलब हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, या फिर हम इसको कह सकते जैसे इस शब्द को हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। तो सामाजिक न्याय का तात्पर्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में न्याय मिलता रहे, उनको अन्याय की अनुभूति नहीं होनी चाहिए, उनको नहीं लगना चाहिए कि हमारा जो राज्य है हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है, हमको किसके पास जाना चाहिए। अगर न्याय नहीं होगा तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी, एनार्की फैल जाएगी। तो इस तरह से सामाजिक न्याय का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए चाहिए कि आपकी जो न्याय व्यवस्था हो वो स्वतंत्र हो। अगला है उत्पादन के महत्वपूर्ण साधनों पर निजी स्वामित्व न होकर सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए। मतलब जो राज्य के संसाधन हैं, जो समाज के संसाधन हैं प्रगति के, उन पर किसी का एक का स्वामित्व ना होकर उनमें सार्वजनिक या हम कह सकते हैं राज्य का स्वामित्व होना चाहिए। अगर राज्य का स्वामित्व नहीं होगा तो वो जो है उन पर जो है लोग हावी हो जाएंगे और उन पर अपना कब्जा कर लेंगे, अपना एकाधिकार स्थापित कर लेंगे। तो जो दबे कुचले शोषित वर्ग हैं उनको जो है इसका लाभ नहीं मिल पाएगा और वह अपना विकास नहीं कर पाएंगे, वह गरीब रह जाएंगे, वह समाज की मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से पिछड़ जाएंगे। तो इस तरह से जो है उत्पादन के साधनों पर जो है निजी स्वामित्व न होकर सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए। और अगला है प्रगतिशील कराधान प्रणाली हो, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लागू हो। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है कि कोई व्यक्ति मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जितना कमाएगा उतने में ही उसको टैक्स देना होगा। उसको ये नहीं कि जैसे अंग्रेज़ों के समय में होता था कि आप चाहे जितना कमाओ आपको इतना टैक्स देना है तो देना है, नहीं तो आपकी जगह चली जाएगी। आपको 50% टैक्स देना है। तो ये एक हो गया इम्प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है कि अगर हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उसमें जो है हमको 5% टैक्स देना है, लेकिन अगर अंबानी 50 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो उनको 20% टैक्स देना है। इस तरह के जो है इस प्रणाली को हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार। तो इसमें जो है एक सबसे पहले आया एक दलीय लोकतंत्र। तो एक दलीय लोकतंत्र में क्या होता है? एक दलीय लोकतंत्र की प्रणाली 2 तरह से लागू होती है कि तो पहली तो एक ये है कि इसमें जो है किसी एक ही दल का प्रभुत्व होता है, अन्य दलों को मतलब उनको बनाने का अधिकार ही किसी के पास नहीं होता है। तो राज्य में एक ही जो है दल दिखाई देता है। जैसे इसका उदाहरण हम चीन को ले सकते हैं, इसका उदाहरण हम पूर्व सोवियत संघ को ले सकते हैं। तो उसमें सोवियत संघ को ले सकते हैं। वहाँ पर एक ही दल का प्रभुत्व होता है, वहाँ किसी को अन्य दल को बनाने की अनुमति
नहीं है। किंतु जैसे अगर हम बात करें कि द्विदलीय लोकतंत्र में क्या होता है, वहाँ पर मुख्यतः तो दो दल होते हैं, किंतु अन्य दलों को भी बनाने का की छूट मिलती है। लेकिन दोस्तों, दो दल जो होते हैं वही व्यावहारिक रूप से कार्य करते हैं, उनको ही पर्याप्त महत्व दिया जाता है। लेकिन दूसरे दल जो आपके और दल हैं उनको इतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक दलीय लोकतंत्र में जो है, यहाँ पर एक दल को महत्व पर्याप्त दिया जाता है और अन्य दल को बनाने की तो छूट होती है, लेकिन उनको महत्व नहीं दिया जाता है। इस तरह से हम दूसरा जानेंगे द्विदलीय लोकतंत्र, मतलब डुअल पार्टी डेमोक्रेसी क्या है। यहाँ पर दो दलों की प्रधानता होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि संविधान के स्तर पर ऐसी प्रणालियों में दो ही दलों को चुनाव लड़ने की अनुमति प्राप्त होती है। मतलब संविधान इनको कहता है कि केवल दो ही दल चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके अतिरिक्त दल भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन व्यवहारता अगर देखा जाए तो दो दलों को ही अधिक महत्ता मिलती है। तो जो अन्य पार्टीज़ हैं उनको उनको उतनी जो है बराबरी नहीं मिलती है, उनको उतना अधिकार नहीं मिलता है। यहाँ इनका विशेष उदाहरण ब्रिटेन और अमेरिका को मान सकते हैं। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें आज वर्तमान में, तो वहाँ पर दो तरह के विशेष दल हैं। जैसे एक तो है डेमोक्रेटिक, जिसके मुखिया जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिसके जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। एक है रिपब्लिकन। तो वहाँ दो ही पार्टियाँ हैं, लेकिन दो पार्टियाँ प्रभाव में रहती हैं और उन पर उन्हीं का कब्जा होता है। कभी डेमोक्रेटिक बनती है, जैसे पिछले हमारे ओबामा साहब थे, तो ओबामा साहब रिपब्लिकन के राष्ट्रपति थे, रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति थे। और आज जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति हैं। तो इस तरह से द्विदलीय लोकतंत्र होता है। भारतीय लोकतंत्र की अब हम जानेंगे स्थिति क्या है। तो जो भारत में, जैसे अभी हमने पीछे चर्चा की थी कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थक, भारत जो है लोकतांत्रिक समाजवाद का सैद्धांतिक रूप से समर्थन करता रहा है। और अपनी इस बात को उसने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अपनी प्रस्तावना में जो है शामिल किया है। मतलब अपनी इस बात को भारतीय लोकतंत्र में जो है महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उसने जो है इस शब्दावली को, लोकतांत्रिक समाजवाद को, इसने अपनी प्रस्तावना के अंदर, संविधान की प्रस्तावना के अंदर इसने रखा है, शामिल किया है 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब जैसे भारतीय राज्य में कुछ इस तरह के कार्य होते हैं जिनके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि नहीं, भारत समाजवादी लोकतंत्र के अधिक करीब है, ना कि बहुत ज़्यादा लिबरल डेमोक्रेसी के। तो यहाँ पर मिला जुला स्वरूप एक तरह से दिखाई देता है। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर बैंकों का, जैसे 1949 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो यह राष्ट्रीयकरण किसके करीब था? ये राष्ट्रीयकरण आपके लोकतांत्रिक समाजवाद के करीब था, क्योंकि सरकार चाहती थी कि बैंक पर निजी क्षेत्र के लोगों का प्रभुत्व न रहे, उस पर सरकार का प्रभुत्व हो, जिससे लोगों को ऋण आसानी से मुहैया हो सके, बैंकों के कार्य सामान्य हो जाएं, तो केवल कुलीन वर्ग का प्रभुत्व इस पर न रहे। गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1949 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो इस तरह से अगर हम इसका उदाहरण माने तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद के करीब हमें दिखता है। जैसे गरीब हितों के लिए आज वर्तमान में कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मनरेगा हो गया, पीएम किसान हो गया, इस तरह से जो है और भी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो ये भारत के लोक कल्याणकारी या कल्याणकारी राज्य के होने का प्रमाण देती हैं। तो जैसे अब हम पीएम किसान में कहें तो पीएम किसान योजना में लोगों को पर्याप्त किसानों की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए उनको 6,000 रुपये वार्षिक दिए जाने का सरकार ने ऐलान किया है। तो इस तरह से और भी, जैसे आरोग्य जो है, मतलब जो आरोग्य आपके एक आरोग्य योजना चल रही है, तो उस योजना के अंतर्गत सरकार जो है कम दामों पर लोगों को दवाई या चिकित्सीय सुविधाएं मतलब मुहैया करवा रही है। इस तरह से तमाम सारी योजनाएं हैं।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस भारतीय राज्य में हमें उदारवादी लोकतंत्र का भी प्रभाव दिखाई देता है। जैसे आज जो निजीकरण किया जा रहा है किसी भी संस्था का या पब्लिक प्रॉपर्टी का, तो उसका जो निजीकरण आज किया जा रहा है। जैसे अभी हम एयरपोर्ट ले लें तो एयरपोर्ट का निजीकरण कर दिया गया, या फिर हम मतलब विद्युत ले लें, इसका भी निजीकरण कर दिया गया। तो इस तरह से जो है जो निजीकरण किया जा रहा है, तो ये निजीकरण एक तरह से उदारवादी लोकतंत्र का हिस्सा है। तो अब देखें कि भारत की जो प्रणाली है, भारत की प्रणाली बहुदलीय है। यहाँ पर मल्टीपल जो है मतलब मल्टी पार्टीज़ हैं। यहाँ पर कोई भी पार्टी अपनी सत्ता में आ सकती है और कोई भी पार्टी राज्य की सत्ता ग्रहण कर सकती है। और यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें, अभी हमने पीछे भी चर्चा की थी कि राइट टू रिकॉल की व्यवस्था धीरे धीरे स्थानीय स्वशासन में इसको सम्मिलित किया जा रहा है। तो इस तरह से जो है अभी जैसे यहाँ पर दोस्तों द्विदलीय लोकतंत्र तक ही हम स्लाइड बना पाए हैं, और इसके आगे ये रह गया है कि बहुदलीय लोकतंत्र के बारे में। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि बहुदलीय लोकतंत्र यही जो भारत में प्रचलित है वो एक तरह से बहुदलीय लोकतंत्र है, जिसमें बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं और बहुत सारी पार्टियों में जो भी पार्टी चुनाव जीतती है वो पार्टी सत्ता में सम्मिलित होती है। तो वहाँ पर किसी एक पार्टी को मतलब पार्टी का नाम मतलब उसी वो नामित नहीं है कि यही पार्टी बस शासन करेगी, इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं जा सकती। तो इस तरह से जो है बहुदलीय लोकतंत्र होता है। तो हमने भारतीय लोकतंत्र की भी स्थिति जान ली। दोस्तों आप जैसे हमारे चैनल पर आपको इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था तथा भारतीय राज्य व्यवस्था तथा वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको मिल रही है, इसी तरह से जो है ये हमारा ही चैनल एक ये भी है जिस पर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था तथा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एवं करंट पर आपको विशेष तौर से क्लासेस मिलेंगे। आप तैयारियों को अपनी मजबूत कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और आप इसे जो है फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप और यूट्यूब पर इसको फॉलो कर सकते हैं और आपकी तैयारी इससे बेहतर होगी। तो दोस्तों नमस्कार। इसके लिए आपको वीडियो हमारा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है।